आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है जया जादवानी जी द्वारा लिखित कहानी मितान। उसका साथ ऐसा था जैसे मैं दुनिया के दंड फंद से दूर एक अनलिखी कहानी जी रही हूँ। वास्तविकताओं के मकड़ जाल से, तमाम उलझे रास्तों से, दोनों तरफ बिछी हरियाली के बीच की सीधी साफ सड़क जिसका होना ही अपने आप में मुकम्मल हो, न कि कहीं पहुंचना। उस सड़क पर उसके शब्दों की आहटें थीं, दबे छिपे अर्थ, अमूर्त इशारे। तुम मेरी मितानी हो। मितानी? मैं उलझ जाती। अरे तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे छत्तीसगढ़ में मितान दोस्त को कहते हैं। मैं तुम्हारा मितान हूँ, तुम मेरी मितानी। एक पत्ती देकर दोस्त बनाया जाता है वहाँ, या एक अंजुरी पानी देके? उसके होने के एहसास की पत्ती मेरे पास है, चाहे सदियां गुजर जाएं, ये ऐसे ही हरी रहेंगी। तुम बहुत जानते हो छत्तीसगढ़ के बारे में, तुमसे ज़्यादा। यू डोंट नो एनीथिंग इवन अबाउट योर सेल्फ। मेरी एक गहरी सांस निकल आई। बीजाक्षर, उधर से तुरंत आवाज़ आई। क्या करूँगी मैं अपने बारे में जानकर? जितना जानो उतना उलझाव होता है। मैंने कहा नहीं, सिर्फ सोचा। तूने एक किताब पढ़ी है, छत पर अपर्णा। पढ़ी है बहुत पहले, इस वक्त याद नहीं है। ईला डालमिया की है। उसका एक प्रसंग है। नायका एयरपोर्ट के बाथरूम में है। एक लड़की तेजी से आती है और अपना बैग खोलती है, अपने पूरे कपड़े उतार देती है, फिर दूसरे कपड़े पहनकर चली जाती है। नायिका हैरान। बाहर निकलने के बाद नायक से पूछती है, यह क्या है? उसने कहा, वह क्षण में जी रही है, उसे कुछ होश नहीं है। जब इस क्षण से बाहर आएगी तभी उसे कुछ दिखेगा। क्या था उसके इस क्षण वाली बात में कि मेरे भीतर धीरे धीरे कुछ ठहरने लगा है। क्षणों की यह छाया ना होती तो हमारे बीच तो हम इन दिनों की सख्त धूप में कहाँ जाते। उसने क्षण भर ही मेरे जवाब का इंतज़ार किया। तुम क्या मेरी लोल में भटक रही हो? लोल? याद, इंटेंसिटी से। जब कोई किसी को पुकारता या याद करता है तो कश्मीरी में उसे लोल कहते हैं। मैं सच में तुम्हें शिद्दत से याद कर रही हूँ, मैंने हंसकर कहा। वो तो तू ना भी बोलती तो भी मुझे पता था, उसने इठलाते हुए कहा। अच्छा, और क्या पता है? मैं तुझे जितना हंसाता हूँ और कोई नहीं। तू जब हंसती है ना तो मुझे खुद पर गर्व होता है। सर क्या है यार मुझ में? मैं सब कुछ आ गई। नेचर ने यह खूबसूरत बात तुझमें नत्थी कर दी है कि तू खुद अपने बारे में नहीं जानती। कुछ डिवाइन सा है तुझमें। छोड़ो, जब कोई ऐसा कहता है तो मुझे डर लगने लगता है। किस बात का डर? कि तेरे अकेले संसार में किसी का प्रवेश न हो जाए? हाँ, मैंने हंसकर कहा। फिर एक गहरी सांस निकल गई। ऐसा सिर्फ तुम कहते हो, मैं चाहता भी नहीं कि कोई और कहे। मेरी हंसी फिर छूट गई। आजकल क्या कर रही हो? फ़ोन कॉल लंबी होती जा रही है, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गायब रहेगा तो महीनों, बात करेगा तो घंटों, बारिश की तरह। कुछ नहीं, तुम कुछ करने ही नहीं दे रहे, मैंने यूं ही कहा। मैं तो चाहता हूँ कि तुम किसी काम की ना रहो। तो ये जो ऐसी कहानियाँ लिख लिख कर हमें इतना डराती रहती हो, उससे बचें हम। हाँ, कब रहे हो? मैंने उसे अनसुना कर दिया। 23 दिसंबर को, उसी समय उसी जगह। सीधी बात करनी तो उसे आती ही नहीं। दिसंबर में आए थे, दिसंबर आ गया, बीच के सारे दिन पता नहीं कहाँ चले गए। तुम्हारे जाने की घड़ी, एक आने की, कितनी बातें इकट्ठी हो गई हैं तुमसे करने को। और तुम जब मुझसे मिलोगी तो ना सब भूल जाओगी। देखना, चुप बैठी रहोगी। बातें तो सिर्फ फ़ोन पर ही हो सकती हैं। मैं तुम्हारा सिर खा जाऊंगी बोल बोल कर। ऐसा मत करना, बहुत बेस्वाद है सच्ची। मैंने बहुतों को खिलाया है, किसी ने तारीफ नहीं की। और हम बहुत देर तक हंसते रहे। तुम आओगे तो हम तुम्हें अमरकंटक ले चलेंगे। वहाँ क्या है? जंगल, नदी, काफ़ी कुछ, तुम देखना। मैं वहाँ रहना चाहता हूँ जहाँ सिर्फ तुम हो। चाहे हम एक नदी के किनारे बैठे रहें पानी में पाँव डालकर, या जंगल से गुजरती हवा की सरगोशियाँ सुने, फिर वापस आ जाएं बिना कुछ बोले। मैं उन खामोशियों में तुम्हें सुनना चाहता हूँ।
तुम्हारे भीतर का वह सब कुछ जिसे तुमने कभी से किसी से सिर्फ इसलिए नहीं कहा कि तुम्हें लगता है या तो इसे कोई समझ नहीं सकता या यह बेकार की चीज़ है। एकाएक आई आंसुओं की बाढ़ ने मेरे शब्दों का गला घोंट दिया। मैंने मोबाइल काट दिया। वह जानता है दोबारा नहीं करेगा। पानी में तैरती खाली नाव की गति धीमी होने लगी है। यादों ने अपना पैर जो रख दिया है। ग्रीन वैली शिमला का शानदार होटल, डाइनिंग हॉल, ब्रेकफास्ट का वक्त, पहला दिन, पहला सत्र। परिचित चेहरे कम, अपरिचित ज़्यादा। जो परिचित हैं उनमें है मालविका सेठ। बेहद पुरानी दोस्ती, बेहद पुराना प्यार। कैसा लगता है जब कोई आपको बिना बताए चुपचाप चाहता रहे? मेरे मुंह से निकल गया, गैर इरादतन, ये तुम्हारे साथ भी होता होगा। मुझे गले लगाते हुए ध्यान से देखा मुझे। पता नहीं, मैं अनजान बन गई। ओह शट अप, टेल मी समथिंग। कभी कभी अपराध बोध। क्यों? लगता है कोई कुछ कर न ले खुद को। क्यों? क्योंकि तुम खुद बचना चाहती हो। वे मेरी आंखों में देखती रहीं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कभी कभी कैसी आसानी सी इच्छा होती है कि किसी से कुछ कहें, कुछ भी, कुछ ऐसा जो पहले किसी से नहीं कहा। भीतर घुमड़ते कितने ही अनकहे शब्द एक साथ बाहर आना चाहते हैं। हम कहते हैं अभी नहीं। बहुत बहुत वक्त बाद जब वे किसी भी शक्ल में बाहर आएंगे, तब क्या उनका फॉर्म वही होगा जो आज हो सकता था अगर होता? हो सकता है तब तक वह तकलीफ या पैशन घट बढ़ जाए। यह क्षण गुजर गया है। अब हम अपने अपने टोस्ट कटलेट के सामने बैठे हैं। जितने भी राइटर्स इस होटल में रुके हैं लगभग सभी आ चुके हैं। जिन्हें मैं नहीं जानती परिचय कराया जाता है, जिनसे नहीं कराया जाता मुझसे ज़रा सी दूरी पर हैं। हंसता गोरा चिट्टा हष्ट पुष्ट चमकता दमकता, बात बात में हंसी, आंखों पर चश्मा, आवाज़ असरदार, दोस्ताना व्यवहार। ये कौन है? मैंने चुपके से मालविका से पूछ लिया। अरे तू इसे नहीं जानती? ये कश्मीरी पंडित है। उन्होंने हंसते हुए मजाक किया। ओए पुत्र, तू जानता है इसे? मैं जानता हूँ, उधर से शालीन जवाब। फिर वह उठा, हमारी टेबल तक आया और मेरी तरफ देख खुद अपना परिचय दिया। शेखर। मैं जानता हूँ। हम मुस्करा पड़े। बस वो क्षण भी चला गया। पहला सत्र, स्वागत सत्र, शानदार एसी हॉल, सफ़ेद कवर लगी कुर्सियाँ, सोफ़ों से सजा मंच, फूलों और बैनरों से सफ़ेद कपड़े पहनकर कुछ लोग आएंगे, सफ़ेद शब्द बोलेंगे। इस सफ़ेद समय से मिलते जुलते लोग सफ़ेद तालियां बजाएंगे, सफ़ेद पाउडर हवा में उड़ेगा, सब कुछ सफ़ेद हो जाएगा। बेरंग वास्तविकताएं सफ़ेद ताबूत में चली जाएंगी। शिमला के मुख्यमंत्री, उनके पीछे पत्रकारों पिछलग्गुओं की भीड़, कैमरों के फ्लैश, हार और गुलदस्ते। हॉल तो क्या, बरामदे और बालकनियां तक लोगों से भरे। महत्वपूर्ण साहित्यकारों का सम्मान, टोपियां, शॉल्स, बुके, सबके चेहरे जगमग जगमग। सिर्फ साहित्य अंधेरे में खड़ा है। शब्द जिन्हें हजारों बार गलियों और बाजारों में घुमा अब चौराहों पर खड़ा कर दिया गया है। स्टेज के क्षण भंगुर सच और कैमरों के लम्हे भर में हम सब चढ़ते हैं, फिर उसकी रोशनी से घबरा कर नीचे अंधेरे में छलांग लगा लेते हैं। सत्र के बाद चाय नाश्ता। घंटे भर में इतने वाहन चले गए कि पार्किंग लगभग खाली हो गई। स्टॉलों पर बचा हुआ नाश्ता और ठंडी चाय। अंदर हॉल में कुछ हिंदी के स्टूडेंट्स, कुछ पुराने साहित्यकार अपने पुराने नंबर के चश्मे के साथ। अरे तुम कहाँ घूम रही हो, इधर आओ। अपने ग्रुप में मालिका जी ने मुझे खींच लिया है। हम सब फोटो खिंचवा रहे हैं। यह पल जहाँ से नहीं भागा जा सकता। मैं हमेशा इस पल में कैद रहूँगी। इसे तो लगाओ। उन्होंने एक टोपी मेरे सिर पर रख दी। अरे तुम तो छत्तीसगढ़िया नहीं, हिमालयन लग रही हो, उन्होंने कहा और सब हंस पड़े। इसे उतारना मत। मेरा हाथ सिर तक पहुंचने से पहले ही किसी ने कहा और सामने आकर मेरी तस्वीर ले ली। तुम ही तो थे मितान। अब बस करो। मैंने उसे डांटा तो वह कंधे उचकाकर चला गया। दूसरे सत्र के शुरू होने की घोषणा। बचे हुए चंद लोग, हॉल आधे से ज़्यादा खाली। एक आदमी कैमरा लिए घूम रहा है।
हम ही सुनते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? दुनिया बदलने की बात करते हैं बिना खुद को बदले। निस्सार शब्दों की फसल जो जल्द ही नष्ट हो जानी है। हम दुनिया को पीठ दिए खड़े हैं कि लो थपथपाओ, प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम थपथपाओ तो हमारा होना सार्थक हो। रिल्के, कामू, होमर ये जो लिखते थे, रोज जीते थे अपना लेखन, अपना आप, संसार की क्षुद्रताओं से दूर अपने ही रचे एकांत में। रचना कर्म उनके जीने का सबब नहीं, जीना ही था, और यह कारण नहीं, उनके शब्द ओजस्वी हैं। हम एक शेल में घुसे उसी को समूचा जीवन समझते हैं। मैं पूरी ताकत से यह शेल तोड़ देना चाहती हूँ। मुझे असुरक्षित जीवन कबूल है, उबले हुए अंडे सा यह जीवन नहीं जिसके बच्चा बनने की सभी संभावनाएं नष्ट हो चुकी हैं। यह लिखा उसका पासंग भी नहीं जो जिया। तुम ठीक कहते हो मितान, कहानी जी जाती है, लिखी तो बाद में जाती है। हमारे भीतर बहुत कुछ ऐसा है जो न कभी लिखा जाएगा न प्रकाशित होगा। बहुत से पन्ने चिता पर हमारे साथ जाएंगे, जिन्हें पढ़ने से हम तब भी कतराएंगे। तुम इडियट्स, मुझे समय से मिले होते तो मुझे तुमसे प्यार हो जाता। भरी हुई नाव में धप से कोई कूदता है। प्यार तो होता ही कुसमय की बात है। समय देखकर तो व्यापार किया जाता है, और किसी मुगालते में मत रह, तुझे मुझसे प्यार हो गया है। अच्छा तरीका है प्यारे चिड़िया फंसाने का। मैं ज़ोर से हंसी। ऐसे छोटे काम मैं नहीं करता, मैं तो अप्सराएं फंसाता हूँ। और तुझे पता है अप्सराएं कैसे फंसती हैं? वे देवताओं के पास नहीं जाती, वे जाती हैं ऋषि मुनियों के पास। उन्हीं के पास खाली जगहें होती हैं, देवता तो बहेलिए होते हैं। कितनी नॉनसेंस बातें करते हो। कहाँ करता हूँ, हो जाती हैं। जब तू सामने होती तो सेंस का कुछ सूझता ही नहीं। हर बात के लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ। तू तो मेरे होने के लिए जिम्मेवार है। शट अप, मैंने फ़ोन रख दिया। अब देखो, इतनी छोटी सी नाव में यादें कितना फैलकर बैठने लगी हैं। दूसरे दिन की तयशुदा कहानियों का पाठ। शब्द पानी की तेज धार में सूखे पत्तों से बह रहे हैं। तेज हवा का शोर, चेतना पेड़ की लरसती शाख पर चिड़िया सी डोल रही है। हवा बंद होगी और वह अपने घोंसले में चली जाएगी। जो भी लिखा जाता है वह वक्तव्य का वक्तव्य है। जो नहीं लिखा जाता वो अव्यक्त का वक्तव्य, जिसे पढ़कर हम सबसे ज़्यादा रोते हैं। थके हुए दिन का माथा सहलाती रात चुप बैठी है। बांधा हुआ सामान रिसेप्शन पर पड़ा है। विदाई के लम्हे, ब्रेकफास्ट की टेबल से उठते चेहरे फिर न जाने कब दिखेंगे। अच्छा, अपना ख्याल रखना, मालविका सेठ मुझे अपने गले लगाती हुई कहती है। ड्राइवर ने उनका सामान कार में रख दिया, कार चली गई। मैं अपनी बस का पता करती हूँ, मुझे आगे जाना है, बस दोपहर को है। होटल की सीढ़ियाँ उतरी तो नीचे खूबसूरत गार्डन, किनारों पर कई किस्म के पौधे, कुछ एक में पहाड़ी फल। 2 दिनों बाद ज़रा सा एकांत मिला कि कुछ सोच सकूं। मैं टहलती रही। घास गीली है, ओस के बोझ से बोझिल। कुर्सियाँ टेबल से उल्टी टिकी, किसी के आने की प्रतीक्षा में। वीपिंग विलो के नीचे खड़ी हूँ, उसे छूती हूँ और ठंडी बूंदें सिर पर बरसती हैं। कपिंजला, तुम यहाँ खड़ी हो वीपिंग विलो के नीचे, मैं उधर रिसेप्शन पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैंने अचकचा कर सिर उठाया। ऊपर सीढ़ियों पर वह खड़ा है। मुझे हंसी आ गई। नीचे आओ, मैंने उसे इशारे से बुलाया। वो भागता हुआ नीचे आया। तो देखो, वीपिंग विलो ने तुम्हें पुकार ही लिया ना। बिल्कुल इसी तरह ठीक समय पर मैं भी आ गया। हम दोनों को यहीं आना था, इसी जगह, इसी वक्त, इसी समय में। तुम मेरी भाषा क्यों बोल रहे हो? मैंने उसे ध्यान से देखा पहली बार। कुछ अपने बारे में बताओ। अपने बारे में? मैं तो कश्मीर में रहता था, फिर वहाँ से उखाड़ दिया गया। हम में से हज़ारों परिवार उजड़ गए। 18 साल बाद भी कैंपों में दिन गुजर रहे हैं। बहुत ख़राब हालात हैं। तुम आओ देखो, हमने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत मार खाई, पर कुछ नहीं हुआ। कोई आवाज़ नहीं उठाता। बहुत मुश्किल से मैंने एक छोटा घर बनाया है। फिर उसने बहुत सी बातें बताई, पत्नी, बच्चों के बारे में, अपने नए उपन्यास के बारे में, जो चाहते हुए भी वो शुरू नहीं कर पा रहा है।
बीच बीच में उसकी आवाज़ भर आती तो वह सबको हंसी में उड़ाता हुआ कहता, अरे छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। अच्छा ये बताओ, तुम कहाँ से आई हो? रशिया से तो नहीं? छोटी बच्ची लगती हो तुम, मैंने तुम्हें पढ़ा है। फिर तो तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मैंने सिर्फ सोचा, हाँ मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। उसने कहा तो मुझे हंसी आ गई। हमने पता नहीं कितनी बातें की। उसने बताया कि वह कितना घूमता है, ख़ास तौर पर पहाड़ों पर। एक बार तो वो पहाड़ से गिर गया था। दोस्तों ने मान लिया कि वह गया, पर उसे पहाड़ के बीच से निकले एक वृक्ष ने बचा लिया। गांव वालों ने आकर उसे निकाला। वैसे लिखना अपने आप में काफ़ी निरर्थक है। कैसे? जब तक हम जीवन की निरर्थकता को समूचा न जान लें, कुछ सार्थक रच नहीं सकते। और जब हम जान लेते हैं, न कुछ सार्थक लगता है न रचने योग्य। किसी ने कहा है और सच कहा है, पर रचते तो हम तब भी हैं। हाँ, अपना जीवन इतना व्यर्थ, निरर्थक और फालतू न लगे। लगता तब भी है। हम दोनों हंसने लगते हैं। क्या अच्छा लगता है? उसने पूछा। पढ़ना और घूमना। कुछ ढूंढ रही हो? उसने मेरी आंखों में देखा। हाँ, खुद को, और चैप्टर फिनिश। और समझ गया। उसने जिद नहीं की। अच्छा लग रहा है उससे बातें करना, उसे सुनना। अरसे बाद मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो मुझसे कुछ नहीं चाहता, जिसे मुझसे कोई उम्मीद नहीं। हम कार में बैठे हैं, अलग अलग जगहों पर जाने के लिए। एक मोड़ पर कार रुकती है, हम उतरते हैं। अच्छा, तुमसे बात करके लगा मैं खुद से ही बातें कर रहा हूँ। रियली, बहुत दिनों बाद। उसने हाथ आगे बढ़ाया। जब भी तुम्हारा ख्याल आएगा सोचूंगी, जम्मू में मेरा एक दोस्त रहता है। उससे हाथ मिलाते हुए बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, इस धरती पर कहीं भी कभी भी तुम्हें एक दोस्त की ज़रूरत हो, याद रखना मैं हूँ, हमेशा तुम्हारे लिए। उसे पता ही नहीं कि वह क्या कह रहा है, या शायद है। हम अलग अलग रास्तों पर निकल गए। नहीं, कहीं जाना निरर्थक नहीं होता अगर राह में तुम्हें मनुष्य मिले। कौन कहता है दुनिया छोटी है? इतने लंबे रास्ते हैं कि ख़त्म ही नहीं होते। हम चलते चलते दूर चले गए। एक दिन मैं सफ़र में थी, उसका फ़ोन आया। एक दिन मैं 7वें तल पर थी, उसका फ़ोन आया। एक दिन मैंने खाई में छलांग लगा दी थी। एक दिन मैं दुनियावी ट्रैफिक के बीच फंसी थी, चारों तरफ कान फोड़ू शोर, फिर भी वो मुझे सुनाई देता रहा। कभी वह मुझे ढूंढकर एक ठीक ठाक जगह खड़ा कर देता, मैं फिर खो जाती। एक दिन उसका मैसेज आया, बहुत दिनों से हम बाज़ार नहीं गए, सारे बाज़ार सुने हैं, सब्जियां बिना बिके सूख रही हैं, फूल मुरझा रहे हैं, घाघरे चोलियां और गहने किसी और समय में टंगे हैं। ये हमारे समय को क्या हो गया है मितानी? न्यूज़पेपर में रोज़ पढ़ती हूँ, कश्मीर के हालात ठीक नहीं हैं। जम्मू में कर्फ्यू, लोग सड़क पर आ गए हैं अपनी मांग मनवाने। जानती हूँ सबसे आगे वह होगा। मोबाइल उसका बंद है। टीवी में उसे खोजती हूँ। टीवी वाले कश्मीर के हालात पर चलती चलती सी खबर देते हैं। वे जिस्म और चीज़ें बेच रहे हैं। हेलो, उधर से सदियों बाद आवाज़ आती है। मितान, एकाएक मेरा गला रूंझ जाता है। कैसे हो? मिसिंग यू वेरी बैडली। तुम जीत गए, बधाई हो। आवेग इतना कि शब्द बार बार साथ छोड़ रहे हैं। अपनी हिचकियों को दबाकर मैं आंसू पोंछती रही। ये हमारी जीत नहीं, गणतंत्र की जीत है मितानी। तुम देखती तो सही कैसे दृश्य थे। जब कर्फ्यू घोषित किया गया, सैकड़ों लोगों, बच्चों, बूढ़ों ने तवी नदी में छलांग लगा दी, उस पार पहुंचने, कर्फ्यू तोड़ने के लिए। ऊपर से कोई इस दृश्य को देखता तो कहता, तवी नदी में कितने कीड़े तैर रहे हैं या तितलियां उड़ रही हैं। कभी कभी सोचता था हनुमान की तरह तुझे अपने कंधों पर उठाकर ले जाऊं यहाँ और दिखाने। देख रही थी जब तुम देख रहे थे, जी रही थी जब तुम जी रहे थे। हम सब में हम सब का कुछ अंश है तो सही। वह उत्साह में बोलता जा रहा है। क्या जोश था, क्या जुनून था। चारों तरफ एक ही नारा, शेखर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कितने लोगों ने लाठियां खाई पुलिस की। एक कवि ने कविता पढ़ते पढ़ते जान दे दी। यही कर्म की भाषा है मितानी। कर्म की जीत हुई। बहस करते हैं कुछ लोग अपने एसी ऑफिसों में बैठकर।
देते हैं वहीं से जजमेंट। कर्म को शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। उधर से ज़ोरदार ठहाके की आवाज़। लिखते हैं कविताएं गोधरा पर और घोषित करते हैं किसकी कविता सबसे अच्छी। वे जो गोधरा कभी नहीं गए। होना ही दरअसल लिखना है मितानी, लिखकर आप हो नहीं सकते। उसकी खुशी में डूबी आवाज़ के फूल घर में जहाँ तहाँ बरस रहे हैं। आज गणेश चतुर्थी है। बाहर लाउड स्पीकर पर गणेश जी की आराधना हो रही है, पटाखे फूट रहे हैं। आराधना एक मनुष्य के विजित होने की। कितना अच्छा बोलते हो तुम। अरसे से मैंने यह कर्म की भाषा नहीं सुनी। इतना अच्छा श्रोता जो है मेरे पास। अभी 200-250 फ़ोन किए, किसी से इतनी लंबी बात नहीं की। तू क्या मिली, बाहर जा रहा हूँ। एक दिन विजय आया था, तुम्हारा दोस्त। मैं उससे बहुत देर तक तुम्हारी बातें करती रही। अच्छा वो, हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। बहुत प्यार करता है मुझसे। मुझसे बहुत से लोग प्यार करते हैं मितानी। मैं जानती हूँ, बस एक पागल लड़की को छोड़कर। मैं बस हंस दी, कहा कुछ भी नहीं। उन दिनों लगता था पता नहीं अब कब किसे देख पाऊंगा। मुझे मरने से कभी डर नहीं लगता। मरते तो सभी हैं, पर अगर मौत हो तो किसी बड़े कॉज के लिए हो। वो सब छोड़ो, बताओ इधर कब आ रहे हो। मैं उसकी मरने की बात नहीं सुनना चाहती। बहुत जल्दी माँ को उधर लेकर जाना है, पर यहाँ एक आयोजन है। जिस कवि ने कविता पढ़ते हुए जान दी, उसकी कविता को संगीतबद्ध किया है। हम उन सभी लोगों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने इस मिशन में सहयोग दिया। जो नहीं रहे उन्हें श्रद्धांजलियाँ। सब लोगों ने मिलकर संभव बनाया है यह। हमने विख्यात पेंटरों से कहा, अपनी एक एक पेंटिंग दान करो। यहाँ बहुत बड़ा जश्न है। ऐसे में मेरे लोग नहीं चाहेंगे कि मैं उनसे दूर रहूं। बाद में आना, इस आयोजन के बाद। वो तो आना ही है, देखूंगा आकर। तेरे इस नए घर में मेरा कमरा है या नहीं। 5वां कमरा मेरा है ना। 4 तो पहले ही घेर रखे होंगे किसी न किसी ने। उससे तुम्हें क्या, तुम इस सब से परे हो। यह सुनकर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। इस कमरे का सम्मान बढ़ा रहे हो बुद्धू, हाँ कहकर। याद है तुमने क्या कहा था, दुनिया में कभी भी कहीं भी मुझे एक दोस्त की ज़रूरत हो, याद रखना मैं हूँ हमेशा। मैं अभी भी वहीं खड़ा हूँ, उसने द्रवित आवाज़ में कहा। फंसा रहा है क्या तू मुझे। मैंने मजाक किया। पहुँच तो चुकी है पगली। सुन, गगन गिल की एक कविता है। मछली पानी में है यह सोचकर खुश है कि मछुआरे के जाल से बाहर है। पता ही नहीं मछली को कि उसके गले में कांटा फंस चुका है। हम दोनों जोर से हंसते हैं। मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं कर सकता। इसी बात का तो घमंड है मुझे। तो जानबूझकर दूर रखती है लोगों को खुद से। मैं तो सबके देखते देखते तुझे उठाकर ले जाऊंगा। उठा के हीरो बनने की कोशिश मत कर। हीरो तो मैं हूँ, पर बिना हीरोइन का। मतलब वही जो तू समझ रही है। यहाँ आकर देख, अभी यहाँ एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। एक विदेशी महिला ने पास आकर मेरा गाल चूम लिया। हाउ स्वीट। जब तक मैं समझूं, वह मुझसे 1 मीटर दूर जाकर खड़ी हो गई। मैंने अपने दोस्त से कहा, यह तो भारतीय संस्कृति का अपमान है। इसने मेरा एक गाल चूमा और मुझे दोनों गाल चूमने का मौका दिए बगैर दूर जाकर खड़ी हो गई। मैं बुक्का फाड़ कर हंस रही थी। मैं तुम पर कुछ लिखने की सोच रही हूँ इडियट। अरे लिखना विखना छोड़, जी मेरे साथ। अभी देख, हमारे बीच एक कहानी घट रही है। हम उसी के पात्र हैं। अभी सोचेगी लिखने की बाबत तो जिएगी खाक। अभी जी ले। जीने का उजाला ही शब्दों को उजला बनाता है। धान को धान होने के लिए उसमें चावल का दाना होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर भूसी है फिर। शेखर, तुम कितनी बातें करते हो। अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। बातें तो लेखक करते हैं। उनके पास कहने के लिए भी शब्द होते हैं और लिखने के लिए भी। अभी जम्मू में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, किसी ने कुछ लिखा। कहेंगे अरे ये तो सांप्रदायिक मामला है, हिंदूवादी ताकतें हैं। उन्हें पता ही नहीं कुछ, वहीं बैठे बैठे फतवे दे रहे हैं। अभी अरुंधति रॉय का बयान आया कि कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए। अरे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। एक बुकर का तुम्हारी बुद्धिमत्ता से कोई लेना देना नहीं है। वो तो तुम्हारे पीछे साम्राज्यवादी ताकतें काम कर रही थी, तभी ऐसा हुआ। अमेरिका को गाली देते हो,
उसी से पैसा लेकर बांटते हो यहाँ, तो जाहिर है जिनमें बांटा है वो तुम्हारे खिलाफ कैसे बोलेंगे। अच्छा छोड़ो, हम लोग भी मेरा नाम जोकर खेलते खेलते किन बातों में उलझ गए। शो मस्ट गो ऑन। हमारे नाटक में 2 जोकर हैं, देख सकता हूँ तुझे। नाक लाल, सिर पर लंबी नुकीली टोपी, लाल झबले जैसे कपड़े, तो पूरी बंदरिया दिखेगी। मैं तो दिखती ही बंदरिया हूँ। मैं हंसती रही। तुझे इतना सिर्फ मैं हंसा सकता हूँ, सिर्फ तुम। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे सिर्फ यही चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल यही ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। बहुत तेज है तू बातों को घुमाने में। तूने मनोज कुमार की एक फिल्म का गाना सुनाया, ये गंगा राम की समझ न आए वो परी कहाँ से लाऊं। तो तू कितनी भी परियां ला, गंगा राम को तो यही चाहिए। गंगा राम खुद को आईने में देख तो ले पहले। आईना तोड़ दे ये गंगा राम। तुझे बड़ा यकीन है खुद पर, तो देखने दे अपनी आंखों के आईने में। भीतर घुस के न दिखा दिया तो कहना, तुझे तो डर लगता है अपने आप से। तुम सभी से ऐसी बेवकूफ़ाना बातें करते हो। नहीं नहीं, क्या बात करती है। तेरे जैसा दूसरा भी है इस धरती पर जिससे ऐसी बातें की जा सके। वो तो तू इतनी समझदार है। मैंने फ़ोन काट दिया। दिन गली के आवारा लड़कों की तरह उधम मचाते, फुटबॉल खेलते, पुरानी कंडम साइकिल पर दूर निकल जाते, देर से लौटते, गाली खाते और रात की गोद में गिर पड़ते। ऐसा कौन है जो इनका मुंह धुलवा थोड़े से ठीक ठाक कपड़े पहना दे। धूप में तपती छतों पर ये पतंगे उड़ाते हैं। 2 आने की पतंग और 4 आने की माजे के पीछे सारा दिन दौड़ते हैं और दोनों ही खो जाते हैं। कई पतंगे बिजली के खंभे से टंगी झूलती रहती हैं। ऐसी ही कुछ पतंगे तार तार हो रही हैं कटकर गिरने के बाद। एक दिन पतंग ने एक ऊंची उड़ान भरी। जिस दिन वह आया, बता कहाँ से बोल रहा हूँ। ये तो छत्तीसगढ़ का नंबर है, मैंने देखते हुए कहा। यस मितानी यस, दुर्ग में हूँ। यहाँ मेरे बहुत से दोस्त हैं। उन्होंने कहा तुझे आना पड़ेगा। इन्होंने कहा तुझे आना पड़ेगा और तुम आए। अरे नहीं, आया तो मैं तेरे लिए हूँ। तू कल आ, एक प्रोग्राम अटेंड करते हैं, फिर तेरे साथ वापस आऊँगा। वहाँ से मेरी टिकट कटवा दे वापसी की। और मैं गई। मुझे देखते ही वो लपक कर उठा। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। किसी के मुंह से कुछ नहीं निकला। हम इतनी दूर से आए थे कि तनिक बैठ जाना चाहते थे, खामोश चुप, एक दूसरे की बगल में, पर वहाँ बोलना ज़रूरी था। आसपास 10-12 लोगों की भीड़। तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो। तू अभी तक बंदरिया दिख रही है। मैंने सोचा तेरी तरक्की हो गई होगी। और हम सम्मिलित हंसी में शामिल हो गए। और सारा दिन एक प्रोग्राम की भेंट चढ़ गया। कुछ किताबों का विमोचन था। अरे किसी को कुछ पता ही नहीं विमोचन कैसे करते हैं। सुन, वह मेरे विस्थापन का वर्ष था। 96 में मेरी कविताएं कोई छापने को तैयार न था। आखिर जैसे तैसे मैंने अपनी जेब से कविताओं को छपवाया और विमोचन के लिए वापस कश्मीर गया, अपनी जान हथेली पर लेकर। आतंकवाद अपने चरम पर। संग्रामपुर में पूरा का पूरा गांव ख़त्म कर दिया गया था। कुछ मेरे भी रिश्तेदार थे वहाँ। सबके मना करने के बावजूद मैं हब्बा कदल पुल पर पहुँचा। सीमा सुरक्षा बल के सिपाही और एक अफसर मेरे साथ थे। बीच पुल, मैं रेलिंग के निकट। आसपास के पूरे लोग इकट्ठे हो गए। आतंकवादियों की हिट लिस्ट पर था मैं। भावातिरेक में कांपते चारों तरफ देखा। झेलम के दोनों तरफ हाउस बोट की कतारें। उन कतारों के पीछे खड़े ऊंचे ऊंचे मकानों की छतों के पार शारिका पर्वत का चमकता शिखर। मैंने अपनी किताब पकड़ी, नदी को प्रणाम किया और किताब उसे सौंप दी। मेरी कविताएं नदी में चली गई मितानी, फिर समंदर में, फिर बादलों में, बारिश बनकर समूची धरती पर फैलने के लिए बार बार। समझी? हाँ मितान, सृजन यही है, जिससे लिया उसी को लौटा दो। तेरा तुझको सौंप दिया, अब लागत क्या मोरा। मैंने भीगी आवाज़ में कहा। क्या उसने मुझसे तब कहा था जब हम वापस लौट रहे थे, रात की ट्रेन में। काल वृक्ष की छाया में से मैंने उससे अपनी पसंदीदा कविताएं सुनी। उसकी भावप्रवण आवाज़ में, सहसा पानी की सतह पर तुम्हारे पैरों के निशान तैरते हुए,
चले आते हैं मेरे अंदर। एक वाद्य यंत्र की तरह बजने लगता हूँ मैं। आते आते बहुत देर हो गई थी। रात की आखिरी ट्रेन में रिजर्वेशन बस पहुँच गया। तो कितना फीका खाना बनाती है मितानी, लगता ही नहीं कुछ खा रहे हैं। चल किचन से बाहर, आज मैं बनाता हूँ। क्या खाएगी? तो घास फूस खाती है। उस क्षण मैंने सोचा कि सुख कितना सहज है। कढ़ाई में भूनते मसालों की महक, नल से बहते पानी की आवाज़, उसका झाड़न से किचन का प्लेटफार्म साफ करना, मेरा कुर्सी पर बैठे बैठे उसे हुक्म देना। हाँ, यह सुख है, यह अभी और यहीं है। टेबल पर उसका बनाया आलू दम महक रहा है, तेज़ मिर्च मसालों से दहकता लाल, उसी की तरह। इसकी महक मेरे मन में कुछ जगह नहीं रही। मैंने खाने से इनकार कर दिया। अच्छा, तो तेरे लिए महक ही सब कुछ है, स्वाद नहीं? महक और रूप। मत खा अपनी फीकी भाजियाँ, मैं और प्रकाश खाएंगे। उसने टेबल पर प्रकाश को आलूदम चावल के साथ परोसा। दोनों बड़े मज़े से खा रहे थे। मैं अगली बार आऊँगा तो आपको चिकन 2 प्याज़ा बना के खिलाऊँगा। इसको कुछ आता थोड़े ही है बनाना। आज तक आप कैसे खाते आ रहे हैं पता नहीं। सुनकर प्रकाश हंस पड़े। जो ये दिखाई देती है ना, है नहीं। दुनिया को लगता होगा बड़ी लेखिका है, दर्शन वर्शन जानती है। हकीकत में ये जानती नहीं कुछ। आपके ऊपर भी बड़ा धौंस जमाती है। वह रुका नहीं। मुझ पर तो इसी की धौंस चलती है, प्रकाश ने हंसकर कहा। मुझे पता होता मेरे आलू दम न खाने पर मेरा लेखन संकट में पड़ जाएगा तो मैं खा लेती। अरे जा, जिस दिन मेरी चल गई तेरी एक नहीं चलेगी। और उसके जाने की घड़ी आ गई। हम प्लेटफार्म की बेंच पर बैठे हैं। ट्रेन लेट हो गई है। आज तुम उदास हो मितानी? वो मेरी बगल में बैठा है। नहीं तो मेरे जाने से? उसने छेड़ा। शट अप। अच्छा बताओ क्या बात है? कुछ खास नहीं, जी उचट गया है सबसे। जीवन सचमुच निरर्थक है मितान, तो इसे सार्थक कर लो। तुम्हारे पास कोई नुस्खा है? मैंने उसे देखा। प्रेम कर लो किसी से, यही एक सलाह बची है तुम्हारे पास? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, जिंदगी से जुड़ जाओगी, अर्थ मिल जाएगा। मितान, मुझे हंसी आई। हर कोई प्रेम की बात ऐसे कर रहा है मानो वो उसके पास हो ही, मानो वो उसे सचमुच जानता हो। क्या प्रेम एक विचार नहीं है, एक कल्पना? अपने आप को ही दूसरों में देखने और सुरक्षा पाने की एक अस्थायी गारंटी? क्या हम वास्तव में जानते हैं प्रेम क्या है? हम प्रेम को स्त्री और पुरुष के बीच एक संबंध मानते हैं जो ऐन्द्रिक सुख और भावनात्मक सुरक्षा देता है। अगर हम इसका विस्तार न करें तो फिर इसमें आती है ईर्ष्या, दूसरे को बांधने, अधिकार और मालकियत जताने की छूट। अधिकतर लोग इंद्रियों के सुख को प्रेम समझते हैं, जहाँ उसका स्व विसर्जित हो सके, पर इस स्व पर चोट पड़ते ही वे अपना संतुलन खो देते हैं। ईर्ष्या से जल उठते हैं जो घृणा और हिंसा में बदल जाती है। मैं सिर्फ सांस लेने के लिए रुकी। प्रेम की मांग क्या है? जब तक तुम मेरे हो मैं तुमसे प्रेम करता रहूँगा। क्या यह प्रेम है? क्या किसी ने एक क्षण भी यह सोचा है प्रेम मुक्ति है, न सिर्फ दूसरे से बल्कि स्वयं से भी? यह किसी के पीछे भागना नहीं है, न किसी के सामने कुछ सिद्ध करना। जब हम किसी व्यक्ति को पूरे अस्तित्व और प्राणों से प्रेम करते हैं तब हम स्वयं को समग्रता से समर्पित और विसर्जित कर देते हैं। तो क्या बचता है? वह पूरी एकाग्रता से मुझे सुन रहा है। लवलीन की डायरी का एक अंश पढ़ा था किसी पत्रिका में। वह लिखती है, जिससे वह प्रेम करती उसके इंतज़ार में सुबह से शाम तक पार्क में बैठी रहती थी या मंदिर के सामने, क्योंकि वह शाम को मंदिर जाता था। थकी हारी वह दिनों खाली लौटती थी। अपना आप कितना निरर्थक लगता होगा उसे। उसकी तकलीफ का अनुमान क्या कोई लगा सकता है? ऐसा कौन है जो तुम्हें खुद को समूचा सौंप दे? हमारे यहाँ पुरुष तो जोखिम उठाता ही नहीं, जरा सा खतरे की आहट पाते ही बीवी की गोद में छिप जाता है। क्या यह प्रेम है? ये राहें इतनी आसान नहीं है। यह तो रही इस दुनिया की बात जिसमें तुम रहते हो। मेरे लिए तो प्रेम देना ही है खुद को। एक बार दे दिया, बात खत्म हो गई। हम बचे ही नहीं स्वयं को दोबारा देने को। दोस्ती बहुत अच्छी है मितान, कोई उम्मीद नहीं, पोजीशन नहीं, मांग नहीं, खोने का डर नहीं।
हंसने रोने का जी किया, दोस्त का कंधा सदैव है। ये तुम खुद को समझा तो नहीं रही? मैं तुम्हें समझा रही हूँ ताकि किसी भूल में ना रहो। मैं भी मुस्कुराई। जो आता है हाथ फैलाए प्यार मांगता है मितान, जैसे कोई वस्तु हो जो मांगने से मिल जाती हो, जैसे इसे देना खुद को देना ना हुआ और खुद को कोई कितनी बार दे, एक ही बार दो, पूरा अपनी आत्मा के समूचेपन से। मेरा कोई दोस्त नहीं मितान जिससे मैं इस डर के बगैर मिल सकूं कि यह पुरुष है, जहाँ यह बात ही गिर जाए। हम शुद्ध मनुष्य हों। बहुत मुश्किल से बात तो नहीं कह रही हूँ ना मितान? कह रही है तो मुश्किल बात आसान शब्दों में। दोस्ती कहाँ ख़त्म होती है, प्यार कहाँ शुरू होता है, दोनों एक दूसरे में कितने हैं, इस कॉकटेल को नहीं समझा जा सकता। भले ही हम शुद्ध रूप में मनुष्य हों, पर अपने स्त्री पुरुष होने से बाहर आना आसान नहीं। पर मितानी, एक वादा है, जो तू समझ रही है मेरे लिए वही है। यह अकथ्य संबंध मेरे लिए क्या है मैं किसी को नहीं बताना चाहता। तू बस है। आज भी मैं अपनी पुरानी बात दोहराऊंगा। कभी भी तुझे मेरी ज़रूरत हो ज़ोर से पुकारना, एक बार बेताल की तरह प्रकट हो जाऊंगा। थैंक्स। अचानक आए आंसुओं की बाढ़ में मेरे शब्द बह गए। मैं पानी की बोतल लेने के बहाने उठ गई। ट्रेन आ गई है। वो अपनी सीट पर बैठा है, मैं खिड़की पर खड़ी हूँ। हमारे पास बोलने को कुछ नहीं बचा। हम चुप हैं। ट्रेन सरकती है। वह खिड़की से हाथ बाहर निकाल कर मेरे बाल बिखरा देता है। टेक केयर। मेरे क्षण पर उसके क्षणों की छाया थी। वो मेरे क्षण से निकलकर अपने क्षण में जा रहा है। मैं अपने क्षण से निकलना नहीं चाहती। मैं वहीं से हाथ हिलाती हूँ। तो यह थी जया जादवानी जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।